नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी अभिनंदन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जोगेंद्र कुमार बोकोलिया आप सभी के लिए भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो आगामी सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए मेल का पत्थर साबित होगा। आज हम इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक नंबर प्रथम की शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोतों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, इनका जो प्रथम भाग है जिसमें इसको बांटा गया है पुरातात्विक स्रोत, द्वितीय जो भाग है साहित्यिक स्रोत, तृतीय जो भाग है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों को हम फिर तीन वर्गों में बांटते हैं, अभिलेख, मर्दबान और सिक्के। साहित्यिक स्रोतों को हम फिर दो भागों में बांटते हैं, धार्मिक लेख और धर्मशास्त्रिक लेख। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी, चीनी, फारसी एवं अन्य। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, गुहालेख, स्तंभलेख, मूर्तिलेख, प्रशस्ति और ताम्र लेख। अभिलेख। अभिलेख हैं क्या और अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? तो अभिलेख भारतीय इतिहास के वे प्रामाणिक व विश्वसनीय स्रोत हैं जो तात्कालिक होते हैं, जिनमें किसी प्रकार से कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। तो अभिलेख भारतीय इतिहास के वे स्रोत जो प्रामाणिक, विश्वसनीय वह तात्कालिक होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 1 यहां से बनता है कि अभिलेख है, इनके अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के जो अध्ययन की शाखा है, इसे एपिग्राफी कहा जाता है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। अब जो अभिलेख है, तो विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख कब और कहां से मिला है? तो विश्व में सबसे प्राचीन जो अभिलेख है, विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख बोगजकोई मध्य एशिया से मिला है। 1400 ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से बनता है, विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगजकोई। कहां से मिला है? मध्य एशिया से। कब मिला है? 1400 ईस्वी पूर्व। अब भारत में सर्वाधिक अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में सर्वाधिक अभिलेख हैं वो मैसूर, कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, यहां से भारत में सर्वाधिक अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मैसूर, कर्नाटक से हुए हैं। फिर भारत में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो भारत में सर्वाधिक अभिलेख सम्राट अशोक के प्राप्त हुए हैं। तो भारत में सर्वाधिक अभिलेख किस सम्राट के प्राप्त हुए हैं? सम्राट अशोक के प्राप्त हुए हैं। अब भारत में जो सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं, इनकी लिपि कौन सी है? तो सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक व यूनानी तथा भाषा प्राकृत है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सम्राट अशोक के अभिलेख कौन कौन सी लिपियों में हैं? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक व यूनानी, भाषा प्राकृत। अब सम्राट जो अशोक है इसके सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो कौन सी लिपि में? तो सम्राट अशोक के सर्वाधिक जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में और भाषा प्राकृत है। अब सम्राट अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहां से मिली? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि सम्राट अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई है? तो सम्राट अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरानी सम्राट दारा डेरियम प्रथम से प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सम्राट अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहां से मिली? तो सम्राट अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरानी सम्राट दारा डेरियम प्रथम से मिली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम कब और किसने खोजा? तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1750 में टिफेंतलर ने खोजा है, लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़ने में प्रथम सफलता मिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। कब पढ़ा है? 1837 में पढ़ा है। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक और बनता है कि सम्राट जो अशोक है उनके अभिलेखों में उनका नाम क्या मिलता है? तो नोट सम्राट अशोक के अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम देवान पियदसी मिलता है। तो क्वेश्चन बनता है देवान पियदसी किस सम्राट का नाम है? तो सम्राट अशोक का नाम देवान पियदसी है जो उनके अभिलेखों से प्राप्त होता है। विशेष अब विशेष बात यह है कि मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम व निठुर 4 मात्र ऐसे अभिलेख हैं जिनमें सम्राट अशोक का नाम सम्राट अशोक मिलता है। तो मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम व निठुर 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें सम्राट अशोक का नाम मिलता है। बाकी सभी अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम देवान पियदसी मिलता है, लेकिन मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम व निठुर ऐसे अभिलेख हैं जिनमें सम्राट अशोक का नाम सम्राट अशोक ही मिलता है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय इतिहास के पथ प्रदर्शक कौन है। तो भारतीय इतिहास के पथ प्रदर्शक विलियम जोन्स हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पोलीब्रोथा है वो पाटलिपुत्र है और सेंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो भारतीय इतिहास के पथ प्रदर्शक विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में वर्णित पोलीब्रोथा को पाटलिपुत्र व सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य बताया। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से इंपोर्टेंट बढ़ता है कि भारतीय इतिहास के पथ प्रदर्शक किसको माना जाता है, तो विलियम जोन्स को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की है, तो सेल्यूकस के दरबारी विद्वान थे, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार भेज दिया गया था और वहां पर उन्होंने इंडिका नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, जिसमें पोलीब्रोथा का उल्लेख मिलता है और उस पोलीब्रोथा को उन्होंने पाटलिपुत्र कहा है और सेंड्रोकोटस जो नाम मिलता है उसका रूपांतरण उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। अब विलियम जोन्स हैं, विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम ऋग्वेद व अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में रूपांतरण किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है सर्वप्रथम ऋग्वेद व अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में वर्णन किसने किया, तो विलियम जोन्स ने सबसे पहले ऋग्वेद व अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में रूपांतरण किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है भारतीय इतिहास को सुव्यवस्थित लिखने का श्रेय किस व्यक्ति को प्राप्त है, तो भारतीय इतिहास को सुव्यवस्थित लिखने का श्रेय विंसेंट स्मिथ को जाता है। तो भारतीय इतिहास को सुव्यवस्थित लिखने का श्रेय विंसेंट स्मिथ को है, जिन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना की है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के रचयिता हैं विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ कौन है, तो भारतीय इतिहास को सुव्यवस्थित लिखने वाले व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भारत में सर्वप्रथम गैर सरकारी अभिलेख किसने लिखा है, तो भारत का प्रथम गैर सरकारी अभिलेख हेलियोडोरस का बेस नगर
विदिशा अभिलेख है। तो भारत में सर्वप्रथम गैर सरकारी अभिलेख कौन सा है? तो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख है, जिसे विष्णु स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। तो वेशनगर अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। अब प्रथम संस्कृत भाषा का अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ गुजरात अभिलेख। तो भारत में प्रथम संस्कृत भाषा का अभिलेख कौन सा है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ गुजरात अभिलेख है। यह प्रथम अभिलेख है जिसमें रुद्रदामन प्रथम सम्राट अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य तीनों शासकों का एक साथ उल्लेख मिलता है। तो एग्जाम में पूछते हैं रुद्रदामन प्रथम सम्राट अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य तीनों शासकों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। जूनागढ़ अभिलेख के रचयिता कौन है? तो रुद्रदामन के द्वारा इस अभिलेख की रचना की गई है। अब नेक्स्ट यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक रुद्रदामन प्रथम के पश्चात समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किस प्रशस्ति से प्राप्त होता है? तो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है। तो समुद्रगुप्त की विजय किस प्रशस्ति में उल्लेखित है? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हर्षवर्धन की पुलकेशिन द्वितीय से पराजय का उल्लेख किस प्रशस्ति से प्राप्त होता है? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के पराजय का सामना करना पड़ा था, जिसका उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां से पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन को पराजय का सामना करना पड़ा, इसका उल्लेख कौन सी प्रशस्ति में उल्लेखित है? तो ऐहोल प्रशस्ति में उल्लेखित है। इस प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी विद्वान रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल प्रशस्ति की रचना की गई है। तो ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता हैं रवि कीर्ति। रवि कीर्ति किसके दरबार में दरबारी विद्वान थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया है।
नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय भारत में हूणों का आक्रमण हुआ। वह स्कंदगुप्त की जानकारी जो प्राप्त होती है वो बेहतरी अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो स्कंदगुप्त के समय हूणों के आक्रमण, वह स्कंदगुप्त की जानकारी बेहतरी अभिलेखों से मिलती है। तो क्वेश्चन आता है स्कंदगुप्त के समय भारत पर आक्रमण किनका हुआ? हूणों का हुआ है। और हूणों के आक्रमण और स्कंदगुप्त दोनों की जानकारी कौन से अभिलेखों से प्राप्त होती है? तो बेहतरी अभिलेखों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी, प्रथम सती प्रथा का वर्णन करता है। तो प्रथम सती कब हुई? 510 ईस्वी में ही। इसका उल्लेख कहां से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख किसके द्वारा रचित है? तो भानुगुप्त के द्वारा है। तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी भारत में प्रथम सती प्रथा का वर्णन करता है। यह अपना जो प्रथम टॉपिक था अभिलेख, यह इसी के साथ पूर्ण होता है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सिक्के। एक बार अपन वीडियो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका रिवीजन कर लेते हैं। अभिलेखों के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? नॉर्मल क्वेश्चन है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख हैं क्या? तो अभिलेख इतिहास के वे स्रोत प्रमाणिक है, जो विश्वसनीय है, तात्कालिक होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। अब विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा मिला है? तो बोगज कोई मिला है। कहां से मिला है? तो मध्य एशिया से मिला है। कब मिला है? 1400 ईस्वी पूर्व प्राप्त हुआ है। अब भारत में सर्वाधिक अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मैसूर कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख किस सम्राट के मिले हैं? तो सम्राट अशोक के मिले। तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी लिपि है तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक वह यूनानी है। सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा है तो भाषा प्राकृत है। अब सर्वाधिक अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक अभिलेख हैं। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। सम्राट अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो ईरानी सम्राट से मिली है। ईरानी सम्राट कौन था? तो दारा था, जिसे क्या कहा जाता था? डेरियम प्रथम कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा? तो टिपेंद्र ने खोजा है। कब खोजा है? 1750 ईस्वी में खोजा है। सबसे पहले पढ़ने में सफलता कब मिली? तो 1837 में मिली है। किसे मिली है? तो जेम्स प्रिंसेप को मिली है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है? तो देवान पियदसी मिलता है। तो सम्राट अशोक के कितने अभिलेख हैं जिनमें सम्राट अशोक का नाम सम्राट अशोक ही मिलता है? तो 4 अभिलेख हैं। मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम व निठुर। 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें सम्राट अशोक का नाम सम्राट अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम व निठुर। भारतीय इतिहास के पथ प्रदर्शक कौन है? तो विलियम जोन्स हैं।
जिन्होंने सर्वप्रथम मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में वर्णित पोलीब्रोथा को पाटलिपुत्र व सैंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य बताया। विलियम जोन्स ने सबसे पहले ऋग्वेद व अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में वर्णन किया है। भारतीय इतिहास को सुव्यवस्थित लिखने का श्रेय विंसेंट स्मिथ को जाता है। तो भारतीय इतिहास को सुव्यवस्थित लिखने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो विंसेंट स्मिथ को प्राप्त है। कौन सी पुस्तक लिखी? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। भारत का पहला गैर सरकारी अभिलेख कौन सा है? तो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख है, जिसे विष्णु स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख कौन सा है? तो पहला जो संस्कृत भाषा में लिखा गया वो रुद्रदामन का जूनागढ़ गुजरात अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें रुद्रदामन प्रथम, सम्राट अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य तीनों शासकों का एक साथ उल्लेख मिलता है। तो कितने अभिलेख हैं जिनमें सम्राट अशोक, रुद्रदामन प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य तीनों का उल्लेख मिलता है? तो एक है। कौन सा है? जूनागढ़ गुजरात का अभिलेख है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। हर्षवर्धन की पुलकेशिन द्वितीय से पराजय हुई, जिसका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी विद्वान रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति में किया है। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? तो प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है। फिर भारत में सती प्रथा का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख कब का है? तो 510 ईस्वी का है। स्कंदगुप्त के समय भारत पर आक्रमण किनका हुआ? हूणों का हुआ। और हूणों के आक्रमण व स्कंदगुप्त की जानकारी दोनों ही वियत्री अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसी के साथ कल अपन नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे सिक्के। धन्यवाद।